स्वागत है आप सभी का। देखिए, इस क्लास में हम शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय सब्जेक्ट से 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कितने घंटे का शिक्षण निर्धारित किया गया है? न्यूनतम, तो इसे आप याद रखेंगे 45 घंटे का, 45 आवर्स इंक्लूडिंग प्रिपरेटरी आवर्स। तैयारी के घंटे को सम्मिलित करते हुए न्यूनतम 45 घंटा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार किसी भी बालक को किस कक्षा तक प्रगतिरोध का सामना नहीं करना पड़ेगा? मतलब किस कक्षा तक बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा, ये पूछा गया है। तो ये तो आप सभी को पता ही होगा, 8वीं कक्षा तक। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मुख्यतः किस बात पर बल दिया गया है? प्रकार्यात्मक साक्षरता और संख्या ज्ञान पर? नहीं। पठन लेखन और अंकगणित? जी नहीं। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर? बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर, जिसे बोला जाता है FLN। जिसे बोला जाता है FLN, इसका फुल फॉर्म होता है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। हिंदी में यही है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर बल दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बालक के संज्ञानात्मक व्यवहार व्यक्त हो सकता है पार्श्विक चिंतन के रूप में, संलयनकारी चिंतन के रूप में, वैविध्य चिंतन के रूप में, या सृजनात्मक चिंतन के रूप में? तो देखिए, बालक के संज्ञानात्मक व्यवहार का व्यक्त हो सकता है किसके माध्यम से? सृजनात्मक चिंतन के रूप में, क्रिएटिव थिंकिंग के रूप में, कि बच्चे का संज्ञानात्मक पक्ष कैसा है, कॉग्निटिव बिहेवियर कैसा है, ये किस में व्यक्त हो सकता है? तो आप कहेंगे सृजनात्मक चिंतन में, क्रिएटिव थिंकिंग में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में कक्षा की दशा को देखते हुए अध्यापक के लिए बड़ी चुनौती क्या हो सकती है? शैक्षणिक उत्कृष्टता प्राप्त करना, या बालकों को खेल के मैदान में खेलने के लिए प्रेरित करना, या विद्यार्थियों की रुचि और उनके ध्यान को निरंतर बनाए रखना? सबसे बड़ा चुनौती, सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? तो देखिए ऑप्शन सी, विद्यार्थियों की रुचि और उनके ध्यान को निरंतर बनाए रखना। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? विद्यार्थियों की रुचि और उनके ध्यान को निरंतर बनाए रखना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्कूल एक शक्तिशाली प्राथमिक सामाजिकरण एजेंसी है? प्राथमिक नहीं है। सूचना संप्रेषण का केंद्र है? जी नहीं। द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी है। स्कूल एक शक्तिशाली द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी है, इसे आप याद रखेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। देखिए, दो होता है, एक प्राइमरी होता है, प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंसी, जो बच्चे से डायरेक्ट जुड़ा हुआ होता है, जैसे उसका परिवार, मम्मी पापा, घर के फैमिली मेम्बर। और सेकेंडरी में क्या होता है, जो बच्चे से डायरेक्ट नहीं जुड़ा रहता, लेकिन बच्चे से कनेक्ट होता है कब? जब वो स्कूल जाते हैं तब। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी। स्कूल एक शक्तिशाली द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा का माहौल किस प्रकार अधिगम में सहायक होना चाहिए? कक्षा में उत्तम वातायन, या कक्षा का माहौल सहयोगात्मक और भय रहित होना चाहिए? कक्षा में श्रव्य दृश्य उपकरण उपलब्ध होने चाहिए? आरामदेह फर्नीचर होना चाहिए? देखिए, चारों ऑप्शन में सबसे एप्रोप्रिएट कौन सा है? तो ऑप्शन बी, कक्षा का माहौल सहयोगात्मक होना चाहिए और भय रहित होना चाहिए। बच्चे को सहयोग मिले और बच्चे डरे ना किसी भी चीज़ से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा के संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उल्लेखित अनिवार्य तत्व है? किंडरगार्टन योजना, प्रकार्यात्मक साक्षरता और संख्या ज्ञान, या बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान, या प्री प्राइमरी शिक्षा? देखिए, इसको हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान, जिसे क्या कहते हैं शॉर्ट में बोला जाता है FLN। इसका फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है आपसे। फुल फॉर्म क्या होता है? तो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। इसके बीच में एंड भी आएगा, तो एंड को भी आप याद रखेंगे। क्या होता है? फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। इसका फुल फॉर्म होता है FLN का। हिंदी में यही क्या हो जाता है? बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय विकास योजना का क्या उद्देश्य है?
विद्यालय विकास योजना का क्या उद्देश्य है? स्कूल में स्वस्थ संगठनात्मक माहौल तैयार करना, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति या पर्याप्त वित्तीय संसाधनों का प्रावधान करना या स्कूल की अवसंरचना विकसित करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्यालय विकास योजना का उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार नई पाठ्यचर्या का क्या अभिकल्प है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार नई पाठ्यचर्या का क्या अभिकल्प है? तो इसे आप याद रखेंगे सिंपली 53-34 से। 53-34 से आप इसे याद रख सकते हैं। क्या हो जाएगा? 5+3+3+4। किस ऑप्शन में दिख रहा है? तो ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो यस, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5+3+3+4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में मुख्यतः किस बात पर बल दिया गया है? कार्यकलाप केंद्रित अधिगम या ज्ञान को जीवन से जोड़ना या श्रव्य दृश्य उपकरण आधारित शिक्षण, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग। तो किस बात पर बल दिया गया है? तो आप याद रखेंगे ज्ञान को जीवन से जोड़ना, कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ इटसेल्फ। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ज्ञान को जीवन से जोड़ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से क्या प्राथमिक सामाजिकरण अभिकरण एजेंसी है? प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंसी पूछा गया है। इसको हमने अभी कुछ देर पहले ही आपको समझाने का प्रयास किया है। जो बच्चे से डायरेक्ट जुड़ा होता है वो क्या होता है? प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंसी होता है। जैसे उसका फैमिली जो बच्चे से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं, मतलब परिवार। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पे द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी पूछा जाए, सेकेंडरी पूछा जाए, तो बच्चे स्कूल जाते हैं, वहाँ से सीखते हैं, तो आप स्कूल को एक एक्टिव सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी मान सकते हैं। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? परिवार। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधिगम सामान्यतः किस रूप में समझा जाता है? ज्ञानार्जन, परिवर्तित सकारात्मक व्यवहार, कौशल विकास या प्रकृति की समझ। तो अधिगम सामान्यतः किस रूप में समझा जाता है? ये तो आप सभी को पता ही होगा, परिवर्तित सकारात्मक व्यवहार। परिवर्तित सकारात्मक व्यवहार क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। ये अधिगम का डेफिनेशन भी है और ये इम्पॉर्टेंट है। कई बार ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऐसा कहने का मतलब अधिगम के डेफिनेशन को कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और यही अधिगम का डेफिनेशन है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा में TLM का तात्पर्य किससे है? कक्षा में TLM का तात्पर्य किससे है? कुल मिला के आपको इसका फुल फॉर्म पूछे गए हैं, तो आप इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे। क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? तो आप कहेंगे टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जो कि इस ऑप्शन में दिख रहा है। तो ऑप्शन ए में दिख रहा है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। TLM का फुल फॉर्म याद रखेंगे, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नांकित में से किस वर्ष तक प्राथमिक विद्यालयों में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो ये क्वेश्चन पहले किया गया है था, जो कि अब ऑलरेडी वो सन आ चुका है। उसी वर्ष में हम अभी हैं। कौन सा वर्ष? 2025। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2025 तक इसका टारगेट रखा गया था FLN का। FLN का टारगेट कब तक रखा गया था? तो 2025 तक, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। हिंदी में क्या होता है? बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में से किसके फलस्वरूप कक्षा में अधिगम की वृद्धि होगी? न्यून नामांकन, आरामदेह फर्नीचर, कक्षा में सहायक और अनुकूल माहौल, अध्यापन सामग्री। देखिए, जब तक कक्षा में सहायक और अनुकूल माहौल नहीं होगा तब तक अध्यापन सामग्री भी व्यर्थ है, आरामदेह फर्नीचर भी व्यर्थ है और न्यून नामांकन का इससे कोई लेना देना है ही नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कक्षा में सहायक और अनुकूल माहौल। अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा क्या है? इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है? दिव्यांग बालकों के लिए विशेष शिक्षा। एक ही कक्षा के सभी बालक, भले ही वे किसी भी जाति, पंथ, धर्म, शारीरिक योग्यता के हो, उन्हें एक समान अवसर मिलना चाहिए। यही क्या है? समावेशी शिक्षा है। यही क्या है? इंक्लूसिव एजुकेशन है। यही क्या है? तो आप कहेंगे यही इंक्लूसिव एजुकेशन है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निःशक्त व्यक्तियों का अधिकार विधेयक PWD बिल 2016 के अनुसार निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के दिव्यांग बालक निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने के हकदार हैं? तो याद रखेंगे PWD एक्ट 2016 के अकॉर्डिंग पूछा गया है, तो इसे आप याद रखेंगे किस आयु वर्ग के बच्चे 6 to 18 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप, 6 to 18 ईयर्स, 6 से 18 वर्ष के बच्चे जो दिव्यांग बालक हैं, 6 से 18 वर्ष के दिव्यांग बालक निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने के हकदार है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और सामान्य बच्चों के लिए ये उम्र कितना है? तो 6 से 14 वर्ष है। दोनों को याद रखेंगे, कन्फ्यूज़ बिल्कुल भी नहीं होना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 8 तक निःशुल्क शिक्षा का उपबंध किसमें निर्धारित किया गया है? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में, या NCPCR में, या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में, या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में। तो सिंपली ये क्या हो जाएगा? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जिसे बोला जाता है RTE एक्ट 2009, RTE एक्ट 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, जिसमें निःशुल्क शिक्षा का उपबंध किया गया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, जो कि इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। देखिए क्या कहता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 द्वारा विद्यालयों में किस आयु वर्ग का सुझाव दिया गया है? तो इसमें 2 है, याद रखेंगे। नॉर्मल बच्चों के लिए कितना है? 6 to 14 ईयर्स, 6 से 14 वर्ष, 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप। और वहीं पे अगर हम बात करें दिव्यांग बच्चों के लिए, तो ये कितना हो जाता है? 6 to 18 ईयर्स, 6 to 18 ईयर्स दिव्यांग बच्चों के लिए। दोनों को याद रखेंगे, दोनों अलग अलग हैं और सवाल दोनों से पूछा जाता है। दोनों अलग अलग है और सवाल दोनों से पूछा जाता है, इसलिए आप दोनों को याद रखेंगे। और यहाँ पे सामान्य बच्चों के लिए पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6 से 14 वर्ष। तो इस तरह से हमने शिक्षण अभिरुचि के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। एंड आई होप कि सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा और वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और इस क्लास का PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। और आगे आने वाले क्लासेस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।